हेलो नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोनवणे। आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर की चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के बारे में। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है इस बारे में हम जानने वाले हैं। उसके साथ साथ उसके कारण कौन से हैं, लक्षण कौन से, बचाव के तरीके कौन से हैं और कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है, इस बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए विश्व ऑटिज्म दिन जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है। यह दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 2007 में आधिकारिक रूप से घोषित किया था। इसका उद्देश्य समाज में ऑटिज्म से जुड़े मिथकों को दूर करना और सही जानकारी फैलाना है। ऑटिज्म से प्रभावित लोगों और उनके परिवार को समर्थन देने के लिए जागरूकता बढ़ाना। ऑटिज्म से जुड़े शोध और चिकित्सा सुविधाएं में सुधार लाने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर मौजूद व्यक्तियों को अधिकार अवसर प्रदान करना। लाइट इट अप ब्लू अभियान के तहत कई प्रतिष्ठित इमारती को नीली रोशनी से प्रकाशित किया जाता है। चलिए जानते हैं ऑटिज्म्स क्या है। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल यानी कि मस्तिष्क विकास से जुड़ी स्थिति है। यह मुख्य रूप से सामाजिक व्यवहार, संचार और दोहराव वाली गतिविधियों को प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं ऑटिज्म्स के कारण कौन से। सबसे पहले ऑटिज्म्स का सटीक कारण अभी अज्ञात है, लेकिन कुछ संभावित कारणों में इसमें शामिल है। तो सबसे पहला है अनुवंशिक यानी कि जेनेटिक कारण, और दूसरा है पर्यावरणीय प्रभाव यानी कि गर्भावस्था के दौरान संक्रमण होना या टॉक्सिन्स आदि की वजह से भी नॉर्मली ऑटिज्म्स होता है, और तीसरा है मस्तिष्क के विकास में असामान्यताएं। माता पिता की उम्र अधिक होने पर जोखिम बढ़ सकती है। जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ये सही कारण होते हैं ऑटिज्म्स होने के। तो चलिए जानते हैं ऑटिज्म्स के प्रकार कौन से। तो सबसे पहला है एस्पर्जर सिंड्रोम। नॉर्मली हल्के लक्षण होते हैं, सामान्य बुद्धि लेकिन सोशल स्किल में कठिनाई होती है। चलिए जानते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, यानी कि परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसे पीडीडी भी कहा जाता है, और एनओएस। ऑटिज्म्स के कुछ लक्षण लेकिन पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते। और तीसरा है क्लासिक ऑटिज्म, यानी कि गंभीर लक्षण, भाषा और सामाजिक व्यवहार में अत्यधिक कठिनाई आना। और चौथा है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसे सीडीडी भी कहा जाता है। प्रारंभिक वर्षों में सामान्य विकास होता है, लेकिन बाद में गंभीर गिरावट आ जाती है। चलिए जानते हैं ऑटिज्म्स के लक्षण कौन से। तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन और सोशल स्किल में कठिनाई होना, दोहराव वाले व्यवहार जैसे कि रिपीटेटिव बिहेवियर, भावनाओं को समझने या व्यक्त करने में समस्या होना, आवाज, रोशनी या गंध के प्रति संवेदनशीलता, सीमित रुचियां और एक ही गतिविधि को बार बार करने की प्रवृत्ति, आंखों में आंखें डालकर बात न करना, हाथ हिलाना, बार बार उछलना या अन्य दोहराव वाली हरकतें करना, ये सब सारी लक्षणें दिखाई देती है। तो समझ लेना ये ऑटिज्म है। चलिए जानते हैं ऑटिज्म का निदान कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बचपन में यही लक्षण दिखने लगते हैं। डॉक्टर और विशेषज्ञ द्वारा DSM-5 क्राइटेरिया के अनुसार मूल्यांकन करना। तीसरा है स्पीच और बिहेवियरल थेरेपिस्ट की भूमिका। चौथा है MRI और EEG जैसी कुछ मेडिकल टेस्ट का सहारा लिया जा सकता है। और लास्ट है विकासात्मक इतिहास और माता पिता से विस्तृत जानकारी लेना। चलिए जानते हैं ऑटिज्म का उपचार और देखभाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले है दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन के बारे में। ऑटिज्म को पूरी तरह ठीक करने की कोई दवा नहीं है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि रिस्पेरिडॉन और एरिपिप्राजोल नॉर्मली व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। चिंता और अवसाद के लिए SSRI दवाई दी जा सकती है। ADHD लक्षणों के लिए स्टिमुलेंट दवाई दी जाती है। नींद की समस्या के लिए नॉर्मली मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स का उपयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं थेरेपी के बारे में। सबसे पहला है स्पीच थेरेपी। बोलने और संवाद करने की क्षमता में सुधार आ सकती है, इसके लिए स्पीच थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नॉर्मली दैनंदिन जीवन की गतिविधियों में मदद करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। और थर्ड है अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस यानी कि ABA कहा जाता है, व्यवहार सुधारने की वैज्ञानिक तकनीक। नेक्स्ट है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। नॉर्मली संवेदनशीलता से निपटने में मदद करती है। और लास्टली है म्यूजिक थेरेपी। नॉर्मली बच्चों में रचनात्मकता बढ़ाने और तनाव कम करने में सहायक होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्यूप्रेशर आयुर्वेदिक उपचार यानी कि कुछ मामलों में सहायक सिद्ध हुए हैं। चलिए जानते हैं ऑटिज्म से प्रभावित लोगों की देखभाल कैसे करें। तो सबसे पहला है धैर्य और समझदारी के साथ व्यवहार करें। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें, उनके इंटरेस्ट को समझें और उन्हें प्रोत्साहित करें। माता पिता और परिवार के लिए काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स की भूमिका। विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन और अनुकूलित पाठ्यक्रम का उपयोग करना। टेक्नोलॉजी जैसे कि टैबलेट, ऐप्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की मदद लेना।
तो चलिए जानते हैं समाज में जागरूकता और समर्थन कैसे किया जाता है। सबसे पहले स्कूल और वर्कप्लेस में समावेशन यानी कि इंक्लूजन करना, ऑटिज्म फ्रेंडली एनवायरनमेंट या वातावरण तैयार करना, गलत धारणाओं को दूर करना, सरकारी योजनाएं और लाभ के बारे में उनके परिवार को बताना, सार्वजनिक स्थानों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि सही कई सारी सामाजिक और नॉर्मली समर्थन किए जा सकते हैं। और चलिए जानते हैं ऑटिज्म से जुड़े कई मिथक और सच्चाई यानी कि गलतफहमियों के बारे में। तो सबसे पहली है कि ऑटिज्म का कारण माता पिता की गलती है। तो इसकी सच्चाई यही है कि ये जैविक और न्यूरोलॉजिकल कारणों की वजह से होता है। नेक्स्ट गलतफहमी है कि ऑटिज्म के बच्चे सामान्य जीवन नहीं जी सकते। तो इसकी सच्चाई यही है कि सही देखभाल और समर्थन से वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और तीसरी गलतफहमी है कि ऑटिज्म सिर्फ बचपन में होता है। तो सच्चाई यह है कि ये जीवन भर रहता है, लेकिन सही थेरेपी से सुधार हो सकता है। और चौथी गलतफहमी है कि वैक्सीन ऑटिज्म का कारण बनती है। तो सच्चाई यह है कि विज्ञान ने इसे पूरी तरह से गलत साबित किया है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के अवसर पर हम ऑटिज्म से जुड़े जो भी गलतफहमियां हैं उसे दूर करें और जागरूकता फैलाने का आग्रह करें। आप एंड तक बने रहिए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फरमासी सुंदर को इजाज़त दीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।